हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आज हम लोग क्लास नाइन्थ, ये नाइन्थ क्लास की पहली वीडियो। नाइन्थ क्लास में साइंस फिजिक्स वाला पोर्शन, भौतिक विज्ञान वाला पोर्शन आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं हम लोग। बिल्कुल बेसिक से चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे और ये नाइन्थ क्लास की इस चैनल पर पहली वीडियो है। तो अब आप लोगों को नाइन्थ क्लास की वीडियो भी प्रॉपर मिलेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की। मैथ की वीडियो जल्दी ही आपकी अपलोड कर दी जाएंगी। तो शुरू करते हैं नाइन्थ क्लास की फिजिक्स। आप लोग ध्यान से समझिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में चीज़ें। पहला तो चैप्टर आपका मोशन चैप्टर लिया गया है। मोशन चैप्टर में अदिश और सदिश, ठीक है। तो टॉपिक है आपका अदिश और सदिश, टॉपिक लिया गया है। तो अदिश व सदिश राशियां क्या हैं, आप लोगों को पता है। भौतिक विज्ञान की राशियों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक आपका अदिश राशि और दूसरा आपका सदिश राशि। एक आपका कौन सा, अदिश राशि, दूसरा आपका सदिश राशि। अब अगर हम लोग बात करें, शुरू करते हैं। अदिश राशियां वे राशियां, या कह सकते हो जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड, परिणाम की आवश्यकता होती है। आपकी परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें अदिश राशियां कहते हैं, ठीक है। इन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। जैसे कि आपकी लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, चाल, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, कोण, ताप, विद्युत धारा, विद्युत विभव, आवृत्ति, विशिष्ट ऊर्जा या विशिष्ट ऊष्मा आदि आपकी क्या है, अदिश राशियां हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको मैं बता दूं, ये अदिश राशियों में, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखा, ये आप ये वाला फैक्ट देखिए। जैसे घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, तो स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, ये सेंटेंस आपका 2 किलोमीटर में ही कंप्लीट हो गया। इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। अथवा आप यहाँ पर कहोगे बच्चे का जो द्रव्यमान है, बच्चे का जो द्रव्यमान वो 15 किलोग्राम है। ये सेंटेंस आपका यहीं पर क्या हो गया, ये वाक्य आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया कि बच्चे का द्रव्यमान कितना, 15 kg है, ठीक है। अब जैसे आप लोग समय की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर समय की बात करें, तो समय आपकी अदिश राशि है। तो अगर आपसे कोई टाइम पूछता है, आपका टाइम क्या हुआ है, मतलब यहाँ पर टाइम क्या हुआ है, तो आप उसको दिशा नहीं बताते हो, आप उसको परिणाम बताते हो, मैग्नीट्यूड बताते हो, दिशा नहीं बताते हो। जैसा कि हम बात करें, जैसे आपसे कोई व्यक्ति टाइम पूछेगा, तो आप उसको बताओगे 3:15, 4:02, ये सारी चीजें बोलोगे। आप उसको ऐसा नहीं बोलोगे कि 2:03 नीचे की ओर है या 2:15 आपका ऊपर की ओर है। डायरेक्शन आप लेफ्ट राइट नहीं बताओगे। अगर ऐसे ही आपसे अगर कोई व्यक्ति दुकान जाएगा, क्या करेगा, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान पे जाता है, शॉप पे जाता है, अगर कोई व्यक्ति क्या किया, दुकान पे गया और उसने जाके क्या बोला कि हमको चीनी दे दीजिए, तो वो बोलेगा कि 2 किलो चीनी दीजिए, आधा किलो केजी चीनी दे दीजिए। वो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा, ना कि वो दुकानदार को ये बताएगा कि हमको नीचे की ओर लेफ्ट साइड या राइट साइड आप चीनी दे दीजिए 2 किलो, ये नहीं बताएगा। वो क्या बताएगा, वो केवल और केवल केजी बताएगा। वो आपका परिणाम बताएगा कि कितनी क्वांटिटी में हमको चीनी चाहिए, डायरेक्शन नहीं बताएगा। इसीलिए ये सारी राशियाँ आपकी क्या है, लंबाई, आपकी लंबाई हो गई, दूरी हो गई, समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गई, घनत्व हो गया, दाब हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गई, कोण हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गई, विद्युत विभव हो गया। ये सब के सब क्या है आपकी
अदिश राशियां हैं। इन राशियों के लिए एक फैक्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसा कि मैं आपको बता दूं, फैक्ट आपका ये फैक्ट है कि अदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों के द्वारा जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है, भाग किया जा सकता है। नॉर्मल इसको जोड़ घटा सकते हो, नॉर्मल नियमों द्वारा, साधारण नियमों द्वारा, जनरल नियमों द्वारा, आप लोग रूल द्वारा गणित के इनको जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो अदिश राशियों को। अब दूसरा फैक्ट है, किसी भी अदिश राशि के को केवल एक संख्या तथा एक मात्रक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अदिश राशि को पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से एक संख्या या एक मात्रक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों। ये आपको अदिश और सदिश राशि में अंतर के लिए भी यूज करने आएंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल की, जैसा मैंने आपको बता दिया कि स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, तो ये कंप्लीट वाक्य है, इसलिए 2 किलोमीटर, मीटर मतलब आप लंबाई क्या है, आपकी दूरी क्या है, अदिश राशि है। द्रव्यमान आपका अदिश राशि है। क्योंकि ये दोनों सेंटेंस इन वाक्यों में ही कंप्लीट हो जा रहे हैं, इनको डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक है, चलिए एक ट्रिक आपको बता देते हैं अदिश राशियां जिससे याद रहेंगी। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये आपको लिखा है कि उसका दाल MSC से आता है, उसका दाल MSC से आता है। ठीक है, तो ऊ मतलब आपका ऊर्जा, ऊर्जा या ऊष्मा, ऊष्मा। ठीक है, ता मतलब आपका समय, ता मतलब समय, का मतलब कार्य, का मतलब कार्य, और दा मतलब आपका यहाँ पर दूरी, का मतलब दूरी, एल मतलब आपकी लेंथ, लंबाई, लंबाई, और एम मतलब आपका मास, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे द्रव्यमान, एस मतलब स्पीड, एस मतलब आपकी स्पीड, और सी मतलब करंट, जिसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। सी मतलब आपका करंट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। सी मतलब आपका करंट, और ये जो एस से है ये आपका साइलेंट रहेगा, और आ मतलब आपका आयतन, आयतन, और ता मतलब आपका ताप। ठीक है, ये आपकी इतनी राशियां आपकी क्या हैं, अदिश राशियां हैं। तो ये आपको क्या याद रखनी है, ट्रिक आपको, ये वाला फैक्ट आपको याद जरूर रखना है। उसका दाल MSC से आता है, किससे आता है, उसका दाल MSC से आता है। उ मतलब ऊष्मा और ऊर्जा, एस मतलब समय, ठीक है, का मतलब कार्य, दा दा मतलब दूरी, एल मतलब लंबाई, एम मतलब मास, एस मतलब स्पीड, सी मतलब करंट विद्युत धारा, एस आपका साइलेंट रहेगा, आ मतलब आयतन, ताप मतलब ताप। अब जो रह गई हैं आपकी राशियां, वो कुछ राशियां रह गई हैं, जैसे आपका यहाँ पर दाब रह गया है। ठीक है, दाब रह गया है, और आपका शक्ति, ठीक है, शक्ति अथवा सामर्थ्य कार में ही आ जाता है, और विद्युत विभव आवृत्ति। ये राशियां 3-4 ठो आपकी रह गई हैं जो आपकी इस ट्रिक में नहीं आई है, लेकिन उन राशियों को आप याद कर सकते हो। तो ये ट्रिक आपको जरूर याद रखना है, जिससे आपको अदिश राशियां याद रहेंगी। चलिए पढ़ते हैं हम लोग, अब सदिश राशियों की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने अदिश राशि में आपको बताया था कि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। इसमें दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है, परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए आपको दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, वो आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं। ये राशियां कौन सी हैं आपकी, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण आपको याद रखना है, संवेग आपको याद रखना है, आवेग आपको याद रखना है। यहाँ पर भार होगा, भार,
और विद्युत क्षेत्र आपको याद रखना। अच्छा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लिखा, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र भी आपका हो सकता है। ये आपको याद रखना है। किसी भी सदिश राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए उस राशि के परिणाम के साथ साथ उसकी दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है। अगर यहाँ पर आप परिणाम बोलोगे तो आपको दिशा भी बोलना पड़ेगा। मतलब अगर आपका त्वरण है, ठीक है, तो त्वरण किस डायरेक्शन में है ये भी बोलना पड़ेगा, और कितना है ये भी बोलना पड़ेगा। अगर आप बल लगा रहे हो तो बल किस दिशा में लगा रहे हो ये भी आपको पता होना चाहिए, और अगर कितना बल लगा रहे हो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल पे अगर हम लोग बात करें कि किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाए तो वस्तु गति करना आरंभ कर देती है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट पर बल लगाएं तो वस्तु क्या करती है, गति करना शुरू कर देती है। परंतु वस्तु की गति की दिशा का निर्धारण, उसके लिए हमें बल की दिशा का ज्ञात होना आवश्यक है। मतलब अगर हमको वस्तु की दिशा बतानी है कि वो किस दिशा में है, तो हमको क्या बतानी पड़ेगी, बल की दिशा बतानी पड़ेगी। इसीलिए बल आपका क्या हो जाएगा, आपका सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि एक फैक्ट उसमें लिखा था, गणित के साधारण नियमों द्वारा अदिश राशियों को जोड़ा घटाया जा सकता है, और सदिश राशियों को एक विशेष नियम की आवश्यकता पड़ती है। इनको साधारण नियमों द्वारा जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है। अलग प्रकार की सभी राशियों को अलग अलग प्रकार से जोड़ा घटाया जा सकता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अदिश और सदिश राशियां आपको समझ में आ गति, मोशन। अगला टॉपिक है आपका मोशन क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले मैं चैप्टर के टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, मैं सारे चैप्टर के पूरे टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, फिर इस चैप्टर के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कराऊंगा, और इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन भी कुछ इसमें रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के पास शेयर कर दें। ये वाला पैटर्न हर एक क्लास के लिए है, 9th 10th 11th 12th। प्रत्येक चैप्टर का पहले चैप्टर के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, टॉपिक क्लियर किए जाएंगे, ठीक है, फिर उस चैप्टर का उस टॉपिक से टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जो कंपटीशन में आते हैं वो क्वेश्चन भी रहेंगे, जो नीट के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन आपके वो भी रहेंगे, जो जे के एग्जाम में आते हैं वो भी एग्जाम क्वेश्चन आपके रहेंगे, जो क्वेश्चन CU2 के एग्जाम में आते हैं वो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, सारी क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, आप लोग बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। गति, गति क्या है, सबसे पहले मोशन। अब देखिए इन टॉपिकों को आना चाहिए, जैसे मोशन क्या। अब आपको लगता है कि अरे परिभाषा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कॉन्सेप्ट ही है। आप क्या करते हो, आप 24 घंटा अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हो, जब सोते हो तब आपकी स्थिति परिवर्तित नहीं रहती है, आप एक विराम अवस्था में रहते हो, अपनी स्थिति नहीं परिवर्तित करते हो। लेकिन अगर आप बाहर गए हो कहीं तो आप 24 घंटा अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हो, और समय के साथ अगर स्थिति में कोई किसी भी वस्तु के समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट आपका गति कहलाएगा। मतलब वो ऑब्जेक्ट आपका गति की अवस्था में है। तो यही लिखा है कि किसी वस्तु की अपनी स्थिति में परिवर्तन करना गति कहलाता है। किसी वस्तु की अपनी स्थिति में परिवर्तन करना ही क्या है, गति कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, समय के साथ ये परिवर्तन होगा। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड मोशन। तो अगर आपका पोजीशन चेंज होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, वो भी विथ रिस्पेक्ट टाइम, तो आप उसको कह सकते हो ऑब्जेक्ट को कि वो मोशन में है या मोशन कर रहा है। अब देखिए जो स्टेट होती हैं, जो अवस्थाएं होती हैं, वो दो होती हैं। अब ध्यान से आप समझिएगा, बिल्कुल बेसिक्स चीजें समझाई जा रही हैं। इन चीजों को अगर आपको क्लियर हो गई तो आगे आपका चैप्टर बड़ा आसान हो जाएगा समझने में, आपको क्वेश्चन भी सारे के सारे बन जाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो अवस्था, वस्तु, कोई भी वस्तु है वो आपकी दो अवस्था में रह सकता है। कितनी अवस्था में, दो, जिसमें से एक आपकी है रेस्ट मतलब विराम की अवस्था, और दूसरी आपकी मोशन गति की अवस्था। तो
तो अगर हम लोग वस्तु की विराम की अवस्था की बात करें यहाँ पर, तो जैसे कि आप जानते हो कि अगर समय के साथ परिवर्तन ना हो, ठीक है, अब जो कोई लड़का है, मान चलिए ये कोई लड़का है, गंगाराम चाचा, ये गंगाराम चाचा हैं, ये गंगाराम चाचा। अब गंगाराम चाचा सुबह से लेकर शाम तक एक ही जगह पे बैठे हैं, है ना। सुबह 6 बजे से लगा के वो सुबह 6 बजे से लगा के और शाम को 7 बजे तक वो क्या है, एक ही जगह पे बैठे हैं। तो उन्होंने, समय तो बीतता चला गया लेकिन अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया। तो गंगाराम चाचा सुबह 6 बजे से लगा के 7 बजे तक क्या कहलाएंगे, रेस्ट पोजीशन पे कहलाएंगे, वो विराम की अवस्था में कहलाएंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे आप यहाँ पर रोड है, यहाँ पर लोग तो चलते हैं लेकिन ये घर नहीं चलता है। लोग आप क्या करते हैं, लोग चलते हैं, लोग यहाँ से निकल जाते हैं, गाड़ी निकलती हैं, ठीक है, घोड़े निकलते हैं, सारी चीजें निकल जाती हैं, वो मोशन करके निकल जाते हैं, लेकिन ये घर ज्यों का त्यों रहता है, यहीं पर रुका हुआ रहता है। ये पेड़ भी यहीं पर रुका हुआ रहता है। तो ये जो घर है आपका रेस्ट पोजीशन पर है, ये पेड़ है आपका रेस्ट पोजीशन पर, ये पेड़ आपका रेस्ट पोजीशन पर, तो पेड़ आपका रेस्ट पोजीशन पर है, आपका घर भी रेस्ट पोजीशन पर है। वो किसके सापेक्ष है, जो भी चीजें यहाँ पर इनके सामने से निकल रही हैं, जो भी चीजें इनके सामने से निकल जा रही हैं, उन सब के सापेक्ष ये क्या है, रेस्ट पोजीशन पर है। ये क्या है, रुका हुआ है, इसमें समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है इसकी स्थिति में, इसीलिए ये क्या है, आपकी विराम की अवस्था है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है आपकी, ये विराम की अवस्था है। मतलब कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में उसके चारों ओर अन्य वस्तुओं के सापेक्ष, जैसे कह रहा है ना, उसके चारों ओर अन्य वस्तुओं के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु विराम की अवस्था में कहलाती है। जैसे मैंने कहा गंगाराम चाचा, तो गंगाराम चाचा के जितने भी दोस्त यार थे, गंगाराम चाचा से मिलके चले गए, अरे भैया क्या हुआ, क्यों आप बैठे हैं इस तरीके से, ठीक है, लेकिन गंगाराम चाचा सुबह 6 बजे से लगा के शाम को 6 बजे तक वहीं पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो भी इनके दोस्त आए मिलने, उनके सापेक्ष ये क्या है, विराम की अवस्था में, ये इन्होंने अपनी स्थिति नहीं चेंज की है। तो चलिए चलते हैं, अगला जो गति की अवस्था है, ये आपको समझ में आ गया होगा। करें मोशन स्टेट, गति की अवस्था की बात करें, तो जैसा मैं अब वहां पर मैंने कहा था कि अगर वस्तु अपने समय के साथ साथ परिवर्तन करती है, अपनी स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन करती है, जैसे अब गंगाराम चाचा यहाँ पर बैठे थे, अब कोई दोस्त आया, चलो गंगाराम चाचा क्रिकेट खेला जाए, तो गंगाराम चाचा क्या करेंगे, उठ के उसके साथ चले जाएंगे, क्रिकेट खेलने लगेंगे। जब वो खेलेंगे तो बार बार अपनी स्थिति में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, उनकी स्थिति चेंज हुई, समय के साथ साथ उनकी स्थिति चेंज हुई, किसके सापेक्ष चेंज हुई, उनके घर के सापेक्ष, क्योंकि उनके साथ तो क्रिकेट खेलने उनका घर तो नहीं गया, गए तो गंगाराम चाचा ही, इसीलिए उनकी स्थिति में परिवर्तन समय के साथ हो गया। तो जब किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो वस्तु की गति क्या कहलाती है, आपकी गति की अवस्था में कहलाती है। जैसे अब देखिए यहाँ पर ये आपका पेड़ है, जिससे जो आपका एप्पल है, सेब है, वो गिर रहा है, लेकिन पेड़ तो नहीं गिर रहा है, तो सेब आपकी स्थिति परिवर्तित, सेब की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ वो गिरता हुआ नीचे चला आ रहा है, लेकिन पेड़ वहीं का वहीं है। तो पेड़ रुका हुआ है, सेब नीचे गिर रहा है, तो सेब पेड़ के सापेक्ष सेब क्या है, गति की अवस्था में है, और सेब के सापेक्ष पेड़ क्या है, रेस्ट पोजीशन पर है, मतलब कि विराम की अवस्था में। जैसे यहाँ पर रोड पर कार चल रही है, रोड तो नहीं चल रहा है ना, कार चल रही है, इसलिए कार, अगल बगल जो पेड़ लगे हुए हैं कार के, जैसे यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, तो जितने भी पेड़ लगे तो वो पेड़ भी नहीं चल रहे हैं, चल क्या रही है, कार चल रही है, तो इसलिए पेड़ के सापेक्ष कार क्या है, मोशन स्टेट में, क्योंकि कार की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी है, ये बॉल पर भी है, ये आपको दोनों अवस्थाएं समझ में आ गई होंगी, आपकी गति की अवस्था और विराम की अवस्था, दोनों अवस्थाएं आपको आराम से समझ में आ गई होंगी। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले टॉपिक और अगले वीडियो में।
तो मैं आपको फिर से जानकारी दे दूं कि यहाँ पर आप लोगों की 9th 10th 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लास ली जाएगी। कि पहले आपको पूरा चैप्टर क्लियर कराया जाएगा, टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर कराया जाएगा, फिर उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे, सारी चीजें हैं। ठीक है, इस चैनल को अगर आप लोग सोचो कि हम स्कूल के एग्जाम के लिए अकेले देखें तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। आप इसको कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, कंपटीशन के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। जिन कंपटीशन के एग्जाम में साइंस आती है तो बेसिक चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक और अगले वीडियो के साथ।